आज की वीडियो का मकसद किसी की तज़ीक करना नहीं, किसी को बिलिटल करना नहीं, मगर एक दलील देना है। और एक आलिम से उम्मीद होती है कि जब उससे दलील दी जाती है तो वो उसकी तरफ माइल होता है, मुतवज्जे होता है और ख़ुद को तब्दील कर सकता है। और जाहिल से ये तवक्को की ही नहीं जा सकती कि वो इल्मी बात सुन के तब्दील हो जाएगा। और हम ये बात जानते हैं कि जब सुकरात से पूछा गया बताओ तुम क्या जानते हो, तो उसने कहा मैं तो ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। दुनिया का हर बड़े से बड़ा नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान भी ये बात जानता है, दुनिया का हर बड़ा साइंसदान, कि जो साइंसी थ्योरी है उसने तब्दील हो जाना है और वो बज़द नहीं रहते। आप देखिए कि आइंस्टाइन जैसे ज़हीन आदमी को हेनरी बर्गसन जैसे फ़लसफ़ी ने उसकी बात को थ्योरी ऑफ लाइट के आगे कैसे, थ्योरी ऑफ टाइम के आगे वो किस तरह खड़े हुए थे। तो ये बड़ी हैरत की बात है कि हमारे यहाँ आजकल एक ब्लैंकेट टर्म ब्लैक होल आई हुई है और उसके 101 कमालात और फ़वाइद हमें नज़र आ रहे हैं कि जहाँ पर कुछ समझना है ब्लैक होल लगा दो। हमें ये बात समझ नहीं आती कि इस थ्योरी को बने अभी सिर्फ 60 साल हुए। ये एक नज़रिया है, एक साइंटिफिक फिनोमेना है जो आज या कल तब्दील हो जाएगा। ये बिल्कुल भी अब्दी नहीं है, आर्जी है, एतबारी है, हकीकी नहीं है। और उससे बड़ी दुख की बात होती है कि हम मज़हब जैसे परमानेंट आइडियाज़ को साइंस के आर्जी आइडियाज़ से वेरीफाई या वैलिडेट करवाते रहते हैं। साइंस ने कभी नहीं कहा कि मज़हब आए और हमारे कटहरे में खड़े होकर खुद को प्रूव करे। तमाम बड़े साइंसदान मजहबी लोग थे, उसके ऊपर मैं बहुत काम करता रहता हूँ। तारीख में कुछ ऐसे लोग भी आए साइंसदान जो गैर मजहबी थे, और मज़हब ने कभी नहीं कहा कि मेरी वैलिडेशन साइंस की तरफ होगी। अक्ल अपना एक बहुत बड़ा इल्मी वजूद रखती है मगर अपनी हदूद रखती है। वो अक्ल अपनी कमी कोताही को जानती है और अक्ल ने जो सबसे अच्छा एक मैथडोलॉजिकल ट्रूथ जानने का तरीका ढूंढा है वो साइंस है। मगर साइंस की भी कमी कोताही है। साइंस हम शायरी नहीं परखते, साइंस हम मिथोलॉजी नहीं परखते, साइंस से हम अफसाने और बाकी लिटरेचर नहीं परखते। वो दोनों अलग-अलग फील्ड्स हैं। मगर हैरत होती है कि जैसे एक ज़माने में गॉड ऑफ द गैप्स की थ्योरी थी कि जहाँ पर इंसान को समझ नहीं आया तो खुदा पर डाल देता था कि यहाँ तक नहीं समझ आया, आगे शायद खुदा दे काम होंगे। अब हमने वहाँ पर गैप फिलिंग के लिए ब्लैक होल को लगा दिया। नहीं समझ आई थी तारीख के बाद, ये शक्ल कमर नहीं आता, देखो बीच में ब्लैक होल आ गया होगा। तो बहुत मज़े का खेज़ बात है। इससे हम मजहबी एतबार से तो कमज़ोर हो ही रहे, हमारे ठट्ठे उड़ते हैं। साइंसी एतबार से भी यह हंसने की बात है कि आप उस मतलब कि मैं एक सोशल साइंटिस्ट हूँ, मेरी पीएचडी सोशल साइंस लीडरशिप में है। मैं फिज़िक्स पढ़ता हूँ, क्वांटम फिज़िक्स पढ़ता हूँ। मुझे स्टीफन हॉकिंग, कार्लो रोवेली, श्रोडिंगर ये लोग पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मैं ओपेनहाइमर को पढ़ता हूँ, मगर मेरी रियाजी का इल्म इतना ज़्यादा नहीं है कि मैं इन बातों पर इस तरह वसूख से बात कर सकूँ, बल्कि एक जैसे बज़िद हो जाऊँ कि मेरे अलावा किसी को नहीं पता। अहमद जावेद साहब फरमाते होते हैं अखबार पढ़ने वाले को अपनी राय पर बहुत यकीन होता है और आलिम हमेशा घबराया हुआ होता है। वो जानते के बाद अभी तक तो दुरुस्त है, आगे हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे ट्रैवल करेंगे तो देखते हैं कि इसके और क्या मानी निकलते हैं। आप देखें कि हमने सफ़र शुरू किया एटम से, जैसे नीचे कोई दुनिया ही नहीं है, वो नीचे उतरे तो एक और दुनिया, उससे नीचे एक और दुनिया। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें हकीकत का पता चलता जाता है। ग्रेविटी को देखें कितनी दफ़ा तब्दील होगी। ब्लैक होल भी एक आर्जी टर्म है, ये इंसानों ने अभी परखी है, इसके खिलाफ भी थ्योरीज मौजूद हैं। ये इवन स्टीफन हॉकिंग ने भी कहा था कि ये तो अपनी हैसियत में भी इतना परमानेंट नहीं है, मगर उसको इस्तेमाल करना और हर वक्त लोगों को एक सूडो माबद तबियात यानी सूडो मेटाफिजिक्स में रखना, यानी फिजिक्स इस्तेमाल करते हुए यकदम मेटाफिजिक्स में ले जाना, जो कि फलसफियाना तौर पे बहुत बड़ा एरर है। और इल्मी तौर पे तो इस बात पर इतबार किया ही नहीं जा सकता। तभी हमारी वीडियोस दिखाकर ये कहा जाता है बेटा ऐसे नहीं बनना, ये मजहबी भी आप अच्छे नहीं हो, साइंसी तौर पे तो वैसे ही बिल्कुल बालिग नहीं हो सके। तो ये अपनी इन्फेंसी के आइडियाज़ हैं। और तारीख़ में हम जानते हैं कि साइंस की इतनी लंबी उम्र में साइंस ने कैसे कैसे जवाल देखे हैं। और आप देखें तारीख़ी तौर पर तमाम बड़े मजहबी लोग मज़हब को साइंस के कटहरे में नहीं लेके जाते थे। वो मज़हब को अब उसकी बुनियादों पर खड़ा करते थे, एक एस्टीम डेवलप करते थे और चीज़ों को बयान करते थे। खुदा क्या है, कायनात क्या है, अकल क्या है, वही क्या है, आगे बढ़ो, नेक बनो। मगर अब ये जो बातें अल्लाह ने की ही मेटाफोरिकली थी। आप देखें कि अभी 2025 है, 3025 में 4025 में आपको लगता है 200 सालों बाद क्या ऐसे ही ब्लैक होल इतना ही परमानेंट समझा जाएगा? तसव्वुर वक्त का तगय्युर नहीं आप संभाल सकते। ज़मीन सेंटर में है या सूरज सेंटर में है? सूरज भी नहीं है, कायनात हमारी गैलेक्सी सेंटर में नहीं है। अगर कायनात इन्फिनाइट है फिर ज़मीन को सेंटर लेने में क्या हर्ज? और साइंस परखती चली जा रही है। तो साइंस के वो चेंजिंग आइडिया से मज़हब जैसी चीज़ जो साबित है, मौजूद है, खड़ी है, तारीखी तौर पर तगय्युर से पाक है, उसको इस्तेमाल करना। मतलब आप देखें कि ज़ेनो और डायोजीन के मुकाबले में भी ये बात है। उस ज़माने में यूनान में कायनात हिलती है या नहीं हिलती वाले अपने अपने दलाइल रखते थे और एक दूसरे को एक दूसरे के कटहरों में खड़ा नहीं करते थे। ये बड़े अफसोस की बात है जिसको मैं आज कहना चाहता हूँ। ब्लैक होल के 101 फ़वाइद या ब्लैक होल के 101 कमालात, जहां समझना है ब्लैक होल लगा दो।
सामने मोबाइल हमसे बन नहीं सकता, इंटरनेट के बारे में हम कुछ जानते नहीं, स्पेस ट्रैवल कैसे होता है, हम उस रॉकेट का वजन हम नहीं रियाजी के तौर पे निकाल सकते, उसकी ट्रेजेक्ट्री नहीं हम तय कर सकते, मगर हर वक्त बच्चों को आसमानी सफ़रों में खपाते रहना, और वो भी खोखली बातों पे। वो भी ये नहीं कि तारीख में मैं हमेशा कहता हूँ आखिरी बड़ा आदमी इकबाल है थ्योरिस्ट के तौर पे, उससे भी इख्तलाफ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, परफेक्ट है बिल्कुल नहीं, मगर एक थ्योरिस्ट के तौर पे जिसके पास एक पूरा अपना निज़ाम है फ़लसफ़े का, जो आपको लोगों को पढ़ा रहा है, आपको रहनुमाई दे रहा है, फिज़िक्स की पढ़ो, वो कह रहा है अखलाक के ऊपर काम करो, सियासत के ऊपर काम करो, तसव्वुर ताकत के बगैर कायनात में मज़हब एक फ़लसफ़ा बन जाता है, वगैरह वगैरह। हम उस तरफ भी नहीं जाने दे रहे। मैंने अभी एक तहकीकी मकाला मुकम्मल किया स्पेस ट्रैवल एंड पोएट्री ऑफ इकबाल, उसमें पहले लिखा है कि एज ए शायर इकबाल का काम स्पेस साइंस करना नहीं है, मगर स्पेस की तरफ इंसान का रुख करवाना है, इंसान में तशनगी पैदा। तो शोरा यही करते हैं, शोरा साइंस नहीं पैदा करते, मगर साइंसदानों की बोरियत दूर करते हैं, उनको ऊँगने नहीं देते, उनको नई तड़प देते हैं, उनके सीने में जो छोटा दिया होता है उसे अलाव में बदल देते हैं, उनकी आंखों में जो छोटा सा एक आंसू होता है उसको सैलाब बना देते हैं, उसको एक नदी की तरह बहाने लग पड़ते हैं। तो शायर का ये काम होता है कि हम ऊँगने ना लग जाएं। और आप ये बात याद रखिए, अहमद जावेद साहब की प्यारी बात, अक्ल जो इल्म पैदा करती है, बल्कि इल्म हम कहते हैं अक्ल की काहली को, अक्ल जहाँ तारीख़ में थक कर ईंट रख देती, कहती है बस अभी इतना इल्म मान लेते हैं। दरख्त को सिर्फ देखिए कि बॉटनी में हमारी कितनी राय तब्दील हुई, हर थोड़े अरसे बाद एक आदमी उस ईंट को उठाता था, आगे ले जाता था, कहता यार अब इतना सच मान लेते हैं, आइंदा तारीख़ में और एम्पेरिकल एविडेंस लेंगे और नए टूल्स आ चुके होंगे तो हम देखेंगे। मगर कभी नहीं ऐसे हुआ कि साइंस जैसी तब्दील होने वाली चीज़, वो चीज़ जिसमें तगय्युर हो, उसको इस्तेमाल किया गया हो। मज़हब जो कि परमानेंट है, अपने अंदर ऐसी बातें रखता है जो उनमें तब्दीली नहीं आती, उनका आमना सामना करते रहे। साइंस में वो थॉमस ये कून वगैरह ने कहा था ना कि रेफ्यूटेशन इज़ द एसेंस ऑफ साइंस, के हर साइंसी थ्योरी को जवाल है, हर साइंसी थ्योरी ने गिरना है, हर साइंसी फिनोमेना ने एक दफ़ा गिरना ज़रूर है, उसने रद्द होना है, उसने गलत साबित होना है। फिर हमारी पिछली नस्लों को वो वीडियोस निकाल के दिखाएं कि तुम ब्लैक होल वर्ड यूज़ करते थे इस रसूल करीम आकाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़े को बयान करने के लिए। भाई ये ब्लैक होल तो गया, ये फिनोमेना ही गलत था, हम इसको नई जगह पहुँचे, इसका ये नया नाम है, यही इसकी इक्वेशन है, ये इसके नए खदोखाल हैं, बताओ अब इस वाक़े का क्या करना है। वो साइंस जिससे तुम मेराज के उस वाक़े को बयान करना चाहते हैं, वो साइंस ही सारी गलत साबित हो। आप इकबाल का ज़रा ज़र्फ देखिए कि वो इतना इल्मी तौर पर मैच्योर आदमी था कि आइंस्टाइन पर नज़में लिखकर 1923 में मुस्लिम कौमों के आगे रख रहा है, बड़े सगीर के मुसलमानों के आगे रख रहा है। 1921 में अभी नोबेल अभी मिला है, उसने उसको प्रीच किया। इकबाल की शायरी में जितनी फिजिक्स मिलती है, मगर आप वाक़े मेराज पे देखें, इकबाल ने कोई इक्वल टू MC² की इस तरह की बातें नहीं की। इकबाल ने क्या, वाक़े मेराज ठोस अखलाकी है कि खुदावंद करीम अल्लाह ताला अल्लाह अज़्ज़ व जल कायनात का बादशाह और मालिक भी सामने हो तो छोड़ के नीचे आ जाना। पीर ऑफ गंगो कहते हैं, खुदा भी सामने हो तो छोड़ने की कुव्वत सिर्फ मोहम्मद मुस्तफ़ा कायदो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है। मैं पीर ऑफ गंगो ऊपर जाता, मैं कभी वापस ना आता। लोग नीचे खड़े होकर पुकारते रहे कि अल्लाह आपको देखना, मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह ताला को देखते हुए कहते रहे कि मैंने वापस बंदों में जाना है। तो इकबाल ने फिर कहा, सबक मिला ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशर की ज़द में कर दूँ। मगर जिन्होंने नया इक्वल टू MC² पढ़ा था, वो वाक़े मेराज को वहाँ ठोसने लग गए। मीन नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, वाक़े मेराज एक पवित्र पाक एक परमानेंट वाक़या कि अल्लाह ताला कायनात के मालिक ने अपने महबूब को मिलना था और पूरी कायनात को एक पैगाम देना था, एक अखलाकी और समाजी पैगाम देना था, दोस्ती का, मोहब्बत का, वापस इंसानों में आ जाने का, अल्लाह ताला से मिलते हुए भी इंसानों की याद ताज़ा रखने को। और वहाँ पर जिन्होंने नहीं वो पढ़ी, अच्छा एनर्जी जो है वो मैस एनर्जी में, एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो सकता है, अच्छा फिर ऐसे ही हुआ होगा, अच्छा और कोई तरीका नहीं। मतलब लाइट अभी हमने एक चीज़ देखी, टाइम हमने अभी एक चीज़ देखा, इससे ज़्यादा मोतबर आइडिया ईथर का था कायनात में। आज देखो बच्चों को हिस्ट्री ऑफ साइंस की किताबों से भी निकलवा दिया गया। तो हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि एक तो पहली बात कि ना हम PhD डॉक्टर हैं, ना हम साइंसदान हैं, ना हमने एम्पिरिकल साइंस या नेचुरल साइंस कभी किसी अच्छे पैमाने पे की है, ना हम किसी बड़े जर्नल में छपे हैं, ना हमें साइंस में कोई नोबेल मिला है, ना हम तवक्को करते हैं, ना हम मेडिसिन में कोई बड़ा काम कर सकें, ना हम स्पेस में, ना माबद तबियात में, ना तबियात में, ना किसी चीज़ में। अब ये हो सकता है ना कि हम कम अज़ कम उन्हीं के बनाए हुए नज़रियात को तोड़ मरोड़ के अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें और बच्चों को हकीकी साइंस करने दें और दिल उनके रसूल अल्लाह की तरफ रखें। उसके लिए इकबाल और रूमी और अतार और बुल्ले शाह और सूफिया कराम और हमारे उलमा बहुत काम करके गए।
कि इस पूरे ग्रैंड डिज़ाइन के मानी के लिए आपको एक क्रिएटर की ज़रूरत है। इस पूरे ग्रैंड डिज़ाइन को समझने के लिए अल्लाह ताला ने अपना एक आदम में से ही एक आदम को चुना, मगर वो जो आदम में अफजल ठहरे आकाए दो जहाँ, उनके थ्रू तुम्हें पैगाम पहुँचाया। थोड़ा थोड़ा वही से समझें कि अक्ल की हदूद हैं, तभी हमें ख़बर की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप पूरी साइकोलॉजी को उठा के ज़मीन पर गिरा दें वगैरह वगैरह। ये बहुत फ़िक्र की बात है और मुझे बहुत उम्मीद है कि मेरा पैगाम जिन जिन हज़रत तक पहुँचे वो एक दफ़ा, मतलब क्यों आप वीडियो डिलीट करेंगे या पीछे करेंगे, ओहो गलत कह रहा है, आप एक दफ़ा पूरी सुन लें। अगर आपको लगता है मैं गलत कह रहा हूँ कि साइंस रेफ्यूटेशन के, साइंसी थ्योरी हो ही नहीं सकती अगर वो रेफ्यूटेबल नहीं होती, बात इसके अलावा साइंस ही नहीं होती, वरना वो डॉगमा है। मतलब कि वो फिर एक अकीदे की किस्म है जिसने कभी गलत साबित नहीं होना। मार्क्सिज्म कभी भी साइंसी तौर पे इस तरह इस्टेब्लिश नहीं होता, क्योंकि डॉगमा है, उसकी तमाम स्टेजेस पहले से तय हो चुकी हैं। फ्राइड की बातें पहले से तय हैं, तहकीक के उस तरह काबिल नहीं है, उसको भी कुछ लोग डॉगमा मानते हैं। साइंस में तो जो भी चीज़ साइंस है वो तसलसल में रहेगी, वो हलचल में रहेगी, वो अपनी पिछली बात को गलत साबित करके उसकी गर्दनों पर पांव रखते हुए और हकीकत को देखने की कोशिश करेगी। और मज़हब ये मुकम्मल तगय्युर से पाक, इंसानों को अखलाकी और मानवियत के मुकम्मल तरीन वजूद बनाने के लिए मजहबी पैगामात मौजूद हैं। और अजब बात है कि मज़हब को साइंस के कटहरे में लाते रहना। भाई साइंस कई और बातें अभी करेगी, नहीं हर उठने वाली थ्योरी हमें ऐसे लगती, 1 इलेक्ट्रॉन यूनिवर्स, श्रोडिंगर्स कैट, भाई बहुत प्यारी थ्योरीज है, पढ़ें, मानी लें, बच्चों को उससे मुतासिर करें, मगर इन हकीकी वाक़यात को इस तरह उन बातों के ऊपर इस्तेमाल करना जिन बातों ने तब्दील हो जाना। तो फिर वो हमें पूछेंगे यार ये आपके एक साहब थे, वो इस साइंसी थ्योरी से कुरान की इस आयत पर बात करते थे। भाई साइंसी थ्योरी गलत साबित होगी, आयत तो मौजूद है ना, वो किसी भी एरर से पाक है। तो हमें यह एहतियात करनी चाहिए कि हम किस काम को किस तरह करने वाले हैं। हमें अपनी मशहूरी और सबसे बढ़कर सच को जानने की लगन जो है हमें किसी और तरह की होनी चाहिए। अहमद जावेद साहब की बहुत बड़ी बात आज के इस लेक्चर को मुकम्मल कर सकती है, क्योंकि ये मैंने उन साहिबान के लिए बनाया जो साइंस को इस्तेमाल करते हैं। उनको बस एक एहतियात करनी चाहिए, या वो उन्हें अच्छी तरह साइंस पढ़नी चाहिए, साइंस में कोई अंडर ग्रेड से आगे जाना चाहिए और चंद किताबों के ऊपर इक्तफ़ा नहीं कर लेना चाहिए। और सबसे आलिम की सबसे पहली निशानी ये होती है कि वो ये बात जानता है कि वो गलत साबित हो सकता है और उसका इल्म मुकम्मल नहीं है। किसी इंसान का दुनिया में इल्म मुकम्मल नहीं है, और हिकमत जितनी बढ़ती चली जाती है उतना ये दावा बढ़ता चला जाता है कि मैं क्या क्या नहीं जानता। मतलब कि आप कैडबरी टेल्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ना कि आप तो वर्ड्सवर्थ को नहीं जानते, आप मार्क्स को पढ़ेंगे तो पता चलेगा ना अच्छा ऑपोजिट में एडम स्मिथ को भी नहीं अभी पढ़ा। तो एक आलिम ही अपनी कम इल्मी के बारे में जानता है, जाहिल को तो इत्मीनान होता है कि उससे बेहतर किसी को भी नहीं आता। और जाहिल की निशानी एक होती है, तभी तो जाहिल पढ़ता नहीं है क्योंकि उसे इत्मीनान होता है, वरना आलिम के आगे आप ये किताबें रख दें तो ये मुमकिन हो कहेगा भाई ये तो पढ़ी ही नहीं तो अब मुझे फ़ौरन दो। जाहिल को आप लाइब्रेरी में, हमारे शहरों में लाइब्रेरियाँ हैं, कोई जाता है वहाँ? वो क्यों नहीं जाते? इल्म ज़रूरी नहीं, उनको यकीन है कि जितना हमें आता है वो काफ़ी है। तो एक आलिम को ही दलील दी जाती है कि हजूर इस बात को दोबारा देखिए, और एक ब्लैंकेट टर्म और ब्लैक जिधर समझ आए ब्लैक होल, हर लम्हे आसमानों का सफ़र, और ये बातें अच्छी नहीं। आप ख़ुद देखिए ना, गलियां हमारी साफ़ नहीं, सैलाब हमसे संभलता नहीं, और बातें हमारी देखें कहाँ की हैं। तो इस तरह की बेएतबारी सोशल लाइफ को देखते हुए कोई हमारी इन बातों पर यकीन करेगा? आपको लगता है कि खुतबों से और दलाइल से हम मज़हब की खिदमत कर रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा दलाइल दे देंगे तो सारे लोग हम जैसे हो जाएंगे? तो फिर बताएं वो बाकी नेशनैलिटी हमने क्यों रखी हुई है, बाकी ममालिक जा जा के हम क्यों हैरान होते हैं, सवाई निस्फ़ ईमान तो ये जानते हैं। या बताएं कि उस जहाज़ में बैठने के बाद हमने आगे होटल बुकिंग क्यों कराई होती है, हमें क्यों यकीन होता है ये आसमानों में उड़ता हुआ लोहे का टुकड़ा नीचे उतर जाएगा? कितना एतबार है। वो आपसे दलाइल, वो आपको दलीलें देते हैं अपने जहाज़ों की, या आपको अपने बोइंग, अपने जहाज़ के इंटरनल मैकेनिज्म इंजन के समझाते हैं? वो कहते हैं भाई एतबार से बैठो, बड़ा एतबार ये नहीं तुम्हारा सफ़र सही हो जाए। तो ये बड़ी अजब बात है कि हमें यूँ लगता है कि ढेर सारे दलाइल देने के बाद हम दुनिया को मुतासिर कर लेंगे। दुनिया जो है वो दलाइल पर नहीं चलती, दुनिया एक्शंस पर चलती है, अमल की दुनिया। और उलमा ने यही खुद ही के बारे में कहा था, भाई ये अमल की दुनिया, ये नाउन की दुनिया नहीं, ये वर्ब की दुनिया। और बहुत प्यारी बात अहमद जावेद साहब फरमाते थे, हमारा काबिल एतबार आदमी खो गया जिसको देखने के बाद दीन पर एतबार आ जाएगा। तो जब हम इस तरह के ज़िद्दी, गुस्सीले
और ऐसे लोग जो अपने अलावा किसी दलील को सुनने को दुरुस्त ना समझते हों, किसी दूसरे इल्मी आदमी की बात को सुनने के लिए रास्ते में टोक देते हों, किसी की बात उससे करते हुए इतना हौसला ना रखते हो कि भाई आप बात मुकम्मल करें। आपने गुफ्तगू के आदाब तो रसूल अल्लाह से ही सीखना है ना हमने, भाई आप बात मुकम्मल करें। या ये कहना कि आप समझ नहीं पाएंगे अभी मेरी बात, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मेरा ख्याल है ये गलती फ्रेडरिक नीत्शे भी ना करे कि वो इस तरह दूसरे को झटक दे रास्ते में। तो आलिम तो यही होता है कि शायद उसके पास कोई ऐसी दलील है जो मेरे इल्म में आज तक नहीं आई थी, वो तो बेताब होता है। और आलिम का ही तो पैंदे में और पानी डाला जा सकता है, जाहिल का पानी तो भरा हुआ होता है, उसमें एक कतरे की जगह नहीं होती। तो हमें ये बात जाननी पड़ेगी कि मज़हब दलाइल से इस तरह नहीं फैलता जितना वो अमल से फैलता है। जैसे सूफिया को कहा जाता था, देखो तबलीग करने जा रहे हो तो वहाँ तकरीर और वाज और अल्फाज का इस्तेमाल ना करना पड़े, बस लोग तुम्हें देखें और जान जाएं कि हकीकत क्या है, लोग तुम्हें देखें और जान जाएंगे तशनीगी क्या। हर लम्हे ये कहते रहना कि इस्लाम इल्म पर बहुत तवज्जो देता है। अच्छा, कहाँ हैं आपकी यूनिवर्सिटियाँ, कहाँ हैं आपकी यूनिवर्सिटी में होने वाली टेक्नोलॉजीज़ या बनने वाले पेटेंट्स या बनने वाली ऐसी चीज़ें जो पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रही हैं। या हर लम्हे ये कहते रहना कि इस्लाम जो है वो तहकीक पर बहुत गौर देता है। अच्छा, कहाँ हैं आपके वो बड़े बड़े तहकीकी प्रोजेक्ट्स जहाँ आप बेताब नज़र आते हैं कि मैंने कायनात को आज जाने बगैर नहीं सुना। तो दलाइल है ना, देते रहे, कोई मानेगा। मैं मतलब कि हमारे दलाइल से कोई मानता है? जगह जगह लिखा होता है सफाई निस्फ ईमान है, फलां ये है, कोई हमारी बात नहीं मानता क्योंकि हम उससे मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही एक दरख्वास्त है कि ब्लैक होल, क्वांटम फिजिक्स, DNA एंड दिस एंड दैट, they are very scientific terms which we don't know much about. We never created those terms. अभी इनमें से तो कई टर्म्स के मौजूद जिंदा हैं, वो एहतियात से इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं यार इतनी रिसर्च पब्लिकेशन होगी, बाकी मैं जिसने इस टर्म को बुना, जिसने इस हकीकत को देखा, जिसने इसका नाम रखा, भाई इतना तो मैं नहीं जानता, तुमने उससे तारीखी कौन कौन से फैसले ले लिए। तो क्या वो हमें आपको लगता है? और जिन लोगों को हम मुतासिर करें, हमें पहले उन्हें यह मुतारिफ कराने के बेटा पढ़ो, आगे बढ़ो, ताकि तुम मेरी किसी गलत बात पर तालियां ना बजाने लग पड़ो। वो मीठा ना चखा हो तो जुबान पे कुछ भी रख के कहना मीठा है, वो मान ना जाए। उन्हें पहले भेजें, जाओ बेटा फलां 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 पढ़ कर आओ, अच्छे नंबरों से पास होकर आओ, शामों को किताबों से बहाल करो, साहिबे जलाल बनो, नरम दमे गुफ्तगू गरम दमे जुस्तजू बनो, तख्लीक की दुनिया में दिल लगाओ, कुव्वत हासिल करो, वरना तो वो आपकी हर बात के ऊपर ताली बजाएंगे। तो कल्ट बनाना थोड़ी इस्लाम का मकसद होता है। इस्लाम का मकसद तो ऐसे लोग, अब आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वाकई याद कीजिए कि अल्लाह ताला ने कहा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से कहा मुझे दोबारा ज़िंदा कैसे करेंगे। तो कितनी प्यारी क्यूरियोसिटी थी उनकी। तो हमें चाहिए ना कि जो जो हमें सुन रहा है उन्हें और बेताब करें, हम उनके मुंह में जवाब ना ठूंसे, उन्हें जवाबात तक लेकर आएँ। हम उनके कानों को बने बनाए रेडीमेड आंसर्स की आदत ना डालें, हम उन्हें जवाबात तक लेकर, हम उन्हें इल्म की गलियों में चलाएं, थकाएं, मुश्किल किताबों में दिल लगाएं, कहें भाई अब एक जवाब मेरे पास है, तुम्हें क्या जवाब लगता है। तो उस्ताद ज़ीरॉक्स फोटो कॉपीज़ नहीं पैदा करता अपनी जैसी, वो अपने से बेहतर बड़े लोग पैदा करता है, तब वो उस्ताद माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि जो भी इससे सुनेंगे वो इसको एक दफ़ा परख के देख लें, बाकी शायद कोई कमी कोताही मुझ में भी रह गई हो।